नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्याग्राम में। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग आप लोग के सामने लेकर के आए हैं 5वां क्लास। इससे पहले हम 4 क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के प्लेलिस्ट से उन चारों वीडियो को आप ज़रूर देखिए। और आज ये हमारा 5वां क्लास है, जिसमें हम MCQ के माध्यम से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और साथ ही साथ उन्हीं क्वेश्चंस के माध्यम से जो भी थ्योरी हमें समझना होता है हम उन्हें उन तक पहुंचते हैं, यानी कि क्वेश्चन के द्वारा हम थ्योरी तक पहुंचते हैं। जिसमें कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, चाहे रेलवे, SSC या फिर बैंक की तैयारी या फिर किसी स्टेट स्पेशल तैयारी कर रहे होंगे, तो वहाँ आपको ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे। क्योंकि यहाँ हम जो भी क्वेश्चन करने वाले हैं वो रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी कि एग्ज़ाम में जो पूछा गया क्वेश्चन है वही क्वेश्चन हम यहाँ कर रहे हैं, यानी कि ये प्रीवियस ईयर है। तो आप सभी इस क्वेश्चन को ध्यान से तैयार कर लीजिए, क्योंकि अगर आप इस सिलेबस को, यानी कि ये कोशिका चैप्टर जैसे ही आपका समाप्त होगा, आप जा कर के किसी भी प्रीवियस ईयर का पेपर दीजिएगा, वहाँ आपको दिख जाएगा सेम टू सेम क्वेश्चन वहाँ पे आपको मिलने वाला है। हालांकि वहाँ पे ऑप्शंस अलग होंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑप्शन अपने हिसाब से सेट कर रखा है ताकि हम थ्योरी को बेहतर तरीके से आप लोग को बता सकें, लेकिन क्वेश्चन आपको 100% मिलने वाला है। तो इसीलिए इन सारे क्वेश्चन को बेहद ध्यान से पढ़िए और साथ ही साथ पेन पेपर लेकर ही बैठ जाइए। क्योंकि अगर कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो आपके सामने से 2-4 बार गुजर चुका है, फिर भी आपको लगता है कि ये याद नहीं हुआ या फिर नोट करने लायक है, तो उसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज अपने क्वेश्चन की तरफ। पहले और ध्यान रखिए, अगर इस सब का आपको PDF चाहिए तो विद्याग्राम टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे लिखा है विद्याग्राम बाय GM सर, तो वहाँ से जा कर के आप ज्वाइन हो जाइए और सारा का सारा PDF ले सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज के पहले क्लास को, यानी पहले क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कोशिका में सबसे पहले बनने वाले अंगक हैं, यानी कि कोशिका के अंदर सबसे पहले कौन से अंग बने थे। अब कोशिका क्या होता है इसके बारे में हम पिछले 4 कक्षा से आप लोग को बता रहे हैं, तो आप लोग को सबको पता होगा कि कोशिका क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। ठीक है, तो हम खास करके इसमें यूकैरियोटिक के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक जो है अविकसित जीवों में पाया जाता है, यानी एक कोशिकीय जीव टाइप में वो प्रोकैरियोटिक पाया जाता है। हालांकि हमें यूकैरियोटिक में पढ़ना होता है, क्योंकि हम बायोलॉजी में मुख्य रूप से पढ़ते हैं जो विशिष्ट मतलब विकसित जीव हैं, जैसे प्लांट या जंतु, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, तो कोशिका में सबसे पहले बनने वाले अंगक कौन से हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम हिंदी में सूत्रकणिका भी कहते हैं। ठीक है, तो कोशिका में सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया बना था। आप देख सकते हैं यही माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर है। ठीक है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। इसमें आप देख सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में हमने बताया था कि आपको कि माइटोकॉन्ड्रिया में DNA और राइबोसोम भी पाया जाता है। एक सेकेंड, हम कलर चेंज कर ले थोड़ा सा। देखिए, ये है आपका DNA। ठीक है, इसके बाद ये है आपका राइबोसोम, यानी कि ये राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, DNA क्या करता है, आनुवांशिक जो सूचना है उसे आदान प्रदान करने में काम करता है। देखिए, इसी माइटोकॉन्ड्रिया में जो खाली जगह पड़ा रहता है उसमें मैट्रिक्स भरा रहता है, यानी कि द्रव्य भरा रहता है। इसका ये बाहरी में जो झिल्ली है आंतरिक झिल्ली है, और आंतरिक झिल्ली अगर उंगली की तरह अंदर की तरफ धंस जाए तो इसे हमने पढ़ा था, इसे हम क्रिस्टी कहते हैं। और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्रिस्टी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। और सबसे पहले कोशिका में कौन सा अंग बनता है, तो सबसे पहले कोशिका में जो अंग बनता है वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया ही है। ठीक है, और ध्यान रखने की बात यह है कि कोशिका में सबसे बड़ा अंग कौन सा है, सबसे बड़ा अंग है केंद्रक। कोशिका में सबसे बड़ा अंग केंद्रक है, यानी कि न्यूक्लियस है। और दूसरा सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कोशिका में सबसे पहले बनता है कौन, माइटोकॉन्ड्रिया, और कोशिका में दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा कौन होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद राइबोसोम, ये प्रोटीन का निर्माण करता है, और ये सबसे छोटा कोशिका का अंग है, यानी सबसे छोटा सेल ऑर्गेनेली है, जो कि मिलियंस में पाए जाते हैं। ठीक है, एक कोशिका में मिलियंस में ये राइबोसोम पाए जाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होता है प्रोटीन का होता है, और ये प्रोटीन का निर्माण करता है, इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। उसके बाद लयन का, जिसे हम इंग्लिश में लाइसोसोम कहते हैं, वही एटम बम वाला, जिसे सफाई कर्मी एटम बम, यानी कोशिका का पाचन करने के लिए इसे जाना जाता है। ठीक है, ऊतक, तो देखिए कोशिका अगर सारी कोशिकाओं यानी कि बहुत सारे कोशिका एकजुट होकर के किसी एक विशेष काम को करने लगे तो वो ऊतक होता है। तो आपको चारों ऑप्शन समझ में आ गया होगा, और इसका सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि कोशिका में सबसे पहले जो बना था अंग वो माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया को कहाँ से खोजा गया, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले किस अंग से खोजा, तो ये हो जाएगा आपका यकृत। ध्यान रखिए, सबसे पहले यकृत, यकृत आप लोग जानते हैं जिसे लीवर कहते हैं इंग्लिश में, यानी कि ये कुछ इस प्रकार से पाया जाता है यकृत, ये तो बना ही नहीं, हाँ कुछ इसी प्रकार यकृत पाया जाता है जो मानव शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि होता है, यानी सबसे बड़ा अंग। तो यकृत जो है इसी में सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को खोजा गया था। उसके बाद फेफड़े की कोशिका, तो फेफड़े की कोशिका में नहीं खोजा गया था। और आप लोग हृदय कोशिका और फेफड़े, यानी हृदय और फेफड़ा में आप लोग कन्फ्यूज तो नहीं है। देखिए हृदय और फेफड़ा में क्या होता है, हृदय का काम होता है रक्त को पंप करना, यानी कि ब्लड को पंप करने का काम करता है हृदय, जो कि लगभग 400 ग्राम के आसपास होता है ये, और ये पूरा का पूरा मांसपेशी से बना हुआ है। यही रक्त को पंप करके शरीर के अन्य भागों तक भेजता है, ठीक है। और फेफड़ा का काम क्या है, फेफड़ा का काम है रक्त को प्यूरिफिकेशन करने का, यानी कि रक्त का शुद्धिकरण करने का। हम शुद्ध रक्त किसे कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन घुला हो, तो फेफड़ा क्या करता है, ऑक्सीजन घोलता है। ध्यान रखिए, प्यूरिफिकेशन और फिल्ट्रेशन ये दोनों में बारीक अंतर है, आप इसे ध्यान रखिए। प्यूरिफिकेशन करता है फेफड़ा यानी कि लंग्स, जबकि फिल्ट्रेशन यानी कि छानने का क्रिया करता है किडनी, जिसे हम वृक्क कहते हैं। किडनी का काम है फिल्ट्रेशन करना, यानी फिल्टर करना, छानना। और फेफड़ा का काम है शुद्ध करना, क्योंकि हम ऑक्सीजन मिले हुए रक्त को शुद्ध रक्त कहते हैं। और ऑक्सीजन मिलाने का काम कौन करता है, तो ऑक्सीजन मिलाने का काम करता है हमारा फेफड़ा। तो इसीलिए हम शुद्धिकरण की बात अगर करें तो शुद्धिकरण करता है फेफड़ा, जबकि फिल्ट्रेशन यानी कि छानने की बात करें तो वो हमारा जो है किडनी करता है। तो ध्यान रखिए, यकृत कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया खोजा गया था। फेफड़ा का काम है रक्त का प्यूरिफिकेशन करना, यानी कि उसमें ऑक्सीजन जोड़ना। हृदय का काम है उन्हीं रक्त को पंप करके शरीर के हर अंग तक पहुंचाना नसों के माध्यम से। और पेट, तो ध्यान रखने की ज़रूरत है, पेट आप किसे कहते हैं, ये जो आपके ऊपर उभड़ा हुआ है हिस्सा है उसे पेट कहते हैं, गलत, ये पेट नहीं है। पेट होता है अमाशय, जो कुछ इस प्रकार से बना होता है, यहाँ से निकलेगा, कुछ इस प्रकार से बना होता है जिसे स्टमक कहते हैं, यानी अमाशय कहते हैं। यानी भोजन जाने के बाद लगभग 3-4 घंटा तक इसी स्टमक में आराम करता है, यहीं पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आकर के फिर इसे पाचन शुरू करता है। तो पेट किसे कहते हैं, अमाशय को ही हम पेट कहते हैं। ऊपर जो ये उभड़ा हुआ पार्ट है ये तो बैली है, ये पेट नहीं है, ठीक है। तो पेट अंदर का स्टमक को कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी 27 नंबर क्वेश्चन का माइटोकॉन्ड्रिया खोजा गया था यकृत कोशिका से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइसोसोम सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है। देखिए यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा लाइसोसोम, ये जो एक मटके जैसा है, इसी वैसे भी ये थैली जैसा रहेगा, और इसमें बहुत ही ज़्यादा पाचक एंजाइम पाया जाता है। ये लगभग 4 से 5 के आसपास पीएच होता है इसका। पीएच आप लोग जानते हैं कि नहीं, देखिए पीएच मान जो है वो 0 से लेकर के 14 तक का रेंज में पाया जाता है, और बीच में पाया जाएगा 7। देखिए अगर 7 से कम पीएच मान रहा तो वो हो जाएगा अम्लीय यानी कि एसिडिक, और 7 से अधिक मान जाएगा तो वो हो जाएगा क्षारीय यानी कि बेसिक। तो ध्यान रखिए, ये 4 से 5 पीएच मान का होता है, यानी कि ये अम्लीय होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है। इसलिए यहाँ पे ये किसी भी कोशिका अंग को पचा सकता है। तो देखिए, तो इसका कहाँ काम पड़ सकता है, WBC में, कुपर कोशिका में, किडनी कोशिका में, प्लीहा में, अग्नाशय में, सभी में। यानी कि ध्यान रखिए इनका आंसर हो जाएगा सभी में, यानी कि WBC, कुफर कोशिका, किडनी कोशिका, प्लीहा, अग्नाशय और हड्डी के कोशिका, इन सब में लाइसोसोम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। क्योंकि किडनी सबका क्या काम है, फिल्ट्रेशन वगैरह करना। प्लीहा जैसे आप लोग जानते होंगे कि RBC का कब्र कहते हैं इसे। अग्नाशय इन सब में भी, और ये जो यकृत और है, इस समय क्या होता है कि ये जो टॉक्सिक कंपाउंड है यानी कि जहरीला पदार्थ शरीर के हर जगह से अपने अंदर स्टोर कर लेता है। तो उन्हीं स्टोर टॉक्सिक पदार्थ को पाचन करने के लिए लाइसोसोम की आवश्यकता होती है। तो इन्हीं सभी कोशिकाओं में लाइसोसोम सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ये सारा का सारा ऑप्शन जो है सही है, यानी कि ऑप्शन F बिल्कुल सही है। यानी इन सब में सबसे ज़्यादा लाइसोसोम पाया जाता है, क्योंकि इन सब कोशिका में टॉक्सिक कंपाउंड ज़्यादा होता है, इसलिए पाचन के लिए लाइसोसोम आवश्यक है, ठीक है। और लाइसोसोम का काम क्या है आप लोग जानते होंगे, ये फट करके पूरा कोशिका को पचा देता है। या अगर छोटा छोटा यानी कि थोड़ा सा अगर इसमें कोई टॉक्सिक पदार्थ आया तो उसे बिना फटे भी उसका पाचन कर लेता है, ठीक है। और अगर कुछ ज़्यादा आ जाता है ये खुद ही कम फट जाता है लाइसोसोम। इसके बाद हम चलते हैं ये 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए इस क्वेश्चन का कहना है लवक का खोज किसने किया था। सबसे पहले जानते हैं लवक होता क्या है। देखिए लवक जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, लवक जंतु में नहीं पाया जाता है।
ये पादप में पाया जाता है, ठीक है। लवक जंतु में नहीं पाया जाता, पादप में पाया जाता है। और ये क्लोरोप्लास्ट यानी कि ये जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी कि इसी में प्रकाश संश्लेषण होता है, यही क्लोरोप्लास्ट में ही यानी कि लवक में ही प्रकाश संश्लेषण होता है। हालांकि लवक जो है 3 प्रकार का होता है और उन्हीं में से एक जो है ये क्लोरोप्लास्ट वाला पार्ट है, ठीक है। तो लवक जो है पादप में पाया जाता है, जिसका खोज अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। और इसका काम क्या है? इसका काम है पौधे के लिए भोजन बनाना, ठीक है। तो लवक का खोज अर्नेस्ट हैकेल ने किया। इसके बाद हम बाकी 3 ऑप्शन को देख लेते हैं। ध्यान रखिए, वाटसन, आप लोग को इससे पहले क्लास में आपको बताए थे वाटसन का क्या काम है। देखिए, वाटसन ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया था। आप सभी को याद होगा कि वाटसन ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल आप सभी के सामने प्रस्तुत किया था, ठीक है। जो कि डबल हेलिक्स मॉडल किस प्रकार होता है आपको यहाँ पे बना के दिखा देते हैं। यानी कि इस तरह से ये जो कुंडली मारा रहता है और इसमें जो ये इस तरह से कुछ बेस जो पड़े हुए रहते हैं, तो इस तरह से ये जो डबल हेलिक्स जो है यानी कि डबल कुंडली मारा हुआ, तो इसका जो सिद्धांत दिया था ये वाटसन और क्रिक मिलकर के 2 वैज्ञानिक था जिन्होंने दिया था। और देखिए, वाटसन, जॉनसन, स्वानसन ये सब सुनने में एक जैसा लग रहा है, इसलिए आपको हम ये सारा का सारा ऑप्शंस एक ही क्वेश्चन में लेके आते हैं ताकि आपका कन्फ्यूजन धीरे धीरे दूर हो जाए। तो वाटसन और क्रिक ने क्या किया था? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। और आरएनए का सिंगल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो ये दिया था फ्रेडरिक एवं मिक्सचर ने। जैसे आपको पिछले क्लास में बताए थे, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन ने दिया था और आरएनए का सिंगल हेलिक्स मॉडल फ्रेडरिक मिक्सचर ने दिया था। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी पे चलते हैं, ये है जॉनसन। ध्यान रखिए, हम आपको बताए थे जॉनसन क्या किया था? जॉनसन ने जीन का खोज किया था, याद होगा आप लोग को। जॉनसन ने जीन का खोज किया था, पिछले क्लास में ही आया था ये। जीन का खोज करने वाला कौन था? जॉनसन। और जेनेटिक्स के फादर किसे कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को, ठीक है। और जेनेटिक्स का सबसे छोटा जो इकाई होता है वो जीन होता है, जिसका खोज जॉनसन ने किया। और जेनेटिक्स का फादर यानी अनुवांशिक का फादर मेंडल को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आया स्वानसन। आपको याद होगा कि ये पहले और दूसरे क्लास में हम आपको बताए थे कि स्वानसन को आधुनिक कोशिका विज्ञान के पिता माना जाता है। वैसे कोशिका विज्ञान के पिता किसे माना जाता है? हुक को, रॉबर्ट हुक को। लेकिन आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? स्वानसन को, ठीक है। और भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक ए.के. शर्मा को। तो आपको ध्यान रखना है, ये सब क्वेश्चन हम पिछले क्लास में कर चुके हैं। तो अगर इसमें से कोई भी ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने पिछले क्लास को नहीं देखा है तो जाकर के प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि उनमें हम इसमें जितने भी क्वेश्चन करने वाले हैं हम उसको पिछले क्लास से रिलेट करते रहेंगे। जैसे कि हमने पहले ही आप लोग को बताया था कि इसमें कुछ भी लिखने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि हम सारे क्वेश्चन आपको रिपीटेड यहाँ पे लाते हैं और बार बार रिपीट करते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जैसे हमने वाटसन, स्वानसन, जॉनसन इन सब के बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं और फिर आज भी चर्चा कर लीजिए। तो जिसको ये 2 बार 3 बार सुनाई देगा उसको धीरे धीरे याद हो जाने वाला है, ठीक है। तो लवक का खोज किसने किया था? अर्नेस्ट हैकेल ने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्रकाश संश्लेषण का स्थल कौन सा है, यानी कि फोटोसिंथेसिस का साइट कौन सा है? तो देखिए, ये हो जाएगा आपका क्लोरोप्लास्ट और ये आपका क्लोरोप्लास्ट का फिगर है। अब हम क्लोरोप्लास्ट के फिगर से ही आपको इन चारों ऑप्शन को समझाते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिए, प्रकाश संश्लेषण का स्थल कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट। अब इन चारों ऑप्शन को हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्लोरोप्लास्ट का फिगर देख लिए। इन फिगर में देख लीजिए, ये सबसे आउटर मेम्ब्रेन है यानी कि बाहरी झिल्ली है, ठीक है। इस बाहरी झिल्ली के बाद एक इनर मेम्ब्रेन है, ये आपका इनर मेम्ब्रेन है। और देख लीजिए, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपका इनर मेम्ब्रेन यानी आंतरिक झिल्ली है। यानी कि ध्यान रखने की ज़रूरत है, ये क्लोरोप्लास्ट जो है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, यानी कि दोहरा झिल्ली वाला अंग होता है, ठीक है। और देखिए, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है, इसके बीच में ये हल्का हरा कलर का ये जो जगह है, इससे कहते हैं हम इनर मेम्ब्रेन स्पेस, यानी आंतरिक झिल्ली के जगह, यानी यहाँ पे जगह पड़ा हुआ है, यानी कि ये खाली जगह पड़ा हुआ है, इसे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं, ठीक है। इतना समझने के बाद अब हम चलते हैं, यानी कि आंतरिक झिल्ली के अंदर के सारे जो कंपाउंड हैं उनके बारे में चर्चा करने के लिए। एक बार इसे हम पहले साफ़ कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपको इस तरह से सिक्का सिक्का जैसा कुछ पदार्थ आपको दिखने को मिल रहा होगा। तो ध्यान रखिए, ये जो सिक्का सिक्का वाला पदार्थ मिल रहा है और पूरे के पूरे सिक्के के एक खंभे को हम क्या कहते हैं? हम इसे ग्रेनम कहते हैं। ध्यान रखिए, ये है
ग्रेना यानी ग्रेनम। इसके बाद इसमें कुछ ये पीला पीला सा जगह जो है ये खाली पड़ा हुआ है, ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये जो पीला पीला जगह खाली पड़ा हुआ है इस जगह को हम स्ट्रोमा कहते हैं, इस जगह को हम स्ट्रोमा कहते हैं। तो ग्रेना समझ गए, स्ट्रोमा समझ गए। सबसे पहले ग्रेना और स्ट्रोमा का काम समझ लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और आपको कन्फ्यूजन की वजह से गलती हो सकता है, इसलिए इसमें कुछ समय लगा करके ध्यान से सुनिए। प्रकाश संश्लेषण का स्थल है क्लोरोप्लास्ट, यानी कि ये पूरा का पूरा बॉडी। इस क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है ये सिक्का जैसा पदार्थ, और इस एक सिक्का का नाम है थैलेकोइड। आपको कहीं लिखा हुआ, हाँ मिल जाएगा, ये है थैलेकोइड, यहाँ पे थैलेकोइड लिखा हुआ है। यानी कि इसमें से अगर एक सिक्का को निकाल लिया जाए तो उस एक सिक्का का नाम देंगे हम थैलेकोइड, और इन सभी सिक्कों को अगर मिला दिया जाए तो ये जो खंभा रूपी आकार बनता है इसे हम कहते हैं ग्रेनम, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ये ग्रेनम। ठीक है, उसके बाद जो ग्रेनम और थैलेकोइड के बाद जो जगह पड़ा हुआ है ये खाली खाली जगह, उसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। ये एक लिक्विड है, ठीक है, जो ग्रेन और को आकार प्रदान करता है। और यहाँ ध्यान रखिए, एक बार हम साफ करके आपको दिखा देते हैं। आपको इस ग्रेना को जोड़े हुए एक पदार्थ दिख रहा होगा, ये जो दिख रहा है आपको, ये कुछ हरा हरा करके जो ये पदार्थ है इसे कहते हैं हम लेमिला, या फिर लेमिलिया भी कुछ हम कह सकते हैं इसे। तो ये क्या करता है, ये ग्रेना को आपस में जोड़ के रखता है। तो अब ध्यान दीजिए, क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण होता है, सही बात है। उसके बाद ये जो है आपका ग्रेनम वाला पार्ट, इसमें होता है लाइट रिएक्शन, यानी कि जब तक प्रकाश रहेगा तब तक जो है भोजन बनाएगा इसी ग्रेना वाले पार्ट से, थैलेकोइड की मदद से, ठीक है। पादप जब तक लाइट में रहेगा तब तक वो इस ग्रेना वाले पार्ट से, इसमें जो ये सिक्का नुमा आकार पड़ा हुआ है यानी ये जो थैलेकोइड है, थैलेकोइड के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। तो क्लोरोफिल जो है वो कहाँ पाया जाता है, थैलेकोइड के अंदर, और थैलेकोइड मिल करके क्या बनाता है, ग्रेनम, और इस ग्रेनम में होता है लाइट रिएक्शन, यानी कि धूप वाले प्रकाश संश्लेषण। फिर कहेंगे डार्क रिएक्शन भी होता है, हाँ बिल्कुल होता है डार्क रिएक्शन। ये जो आपको खाली जगह पड़ा हुआ दिख रहा है आपको हल्का पीला हरा करके, जिसे हमने स्ट्रोमा नाम दिया था, ये स्ट्रोमा में होता है डार्क रिएक्शन, यानी कि अगर अंधेरा हो जाता है फिर भी कुछ सेकंड यानी कि कुछ दिनों के लिए जो है पादप जिंदा रह जाता है, तो वो कहाँ प्रकाश संश्लेषण करता है, तो इसी स्ट्रोमा वाले भाग में प्रकाश संश्लेषण करता है। यानी कि डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में, लाइट रिएक्शन ग्रेना में, और ग्रेना में पाया जाता है थैलेकोइड, और थैलेकोइड के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल। तो आई होप आप लोग को सब कुछ इसमें समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया है तो फिर आगे क्वेश्चन आने वाला है, फिर हम वहाँ पे आपको चर्चा करेंगे, और बार बार हम चर्चा करके आपको समझा तो देंगे ही। हमें लगता है कि थोड़ा बहुत आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, अगर फिर आएगा ये क्वेश्चन तो फिर समझाएंगे, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ इस क्वेश्चन के बारे में देखिए, यह है 31 नंबर, कह रहा है पादप का रसोई घर किसे कहते हैं। देखिए पादप का रसोई घर हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट को, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, क्योंकि यहीं पे भोजन बनता है। यानी ये जो क्लोरोप्लास्ट है यहीं पे तो भोजन बनता है, ग्रेना, स्ट्रोमा, थैलेकोइड, क्लोरोफिल ये सब मिलकर के भोजन बनाता है, और ये सब कुछ पाया जाता है इस क्लोरोफिल यानी क्लोरोप्लास्ट में। इसीलिए पादप का रसोई घर, द किचन ऑफ प्लांट, दैट इज क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। उसके बाद चलते हैं ग्रेनम, जैसे कि इससे पहले ही बताए, ये जो खंभा खड़ा है थैलेकोइड का बंडल, इसे कहते हैं ग्रेनम। उसके बाद थैलेकोइड, इसी खंभा में से अगर एक ठो सिक्का निकाल लिया जाए उसे कहेंगे थैलेकोइड, और इसी थैलेकोइड को अगर बीच में से काट काट के हम इसमें से पिगमेंट निकालेंगे तो उसमें पाया जाएगा क्लोरोफिल, ठीक है। तो आई होप आपको ये चारों ऑप्शन समझ में आ गया होगा। तो पादप का रसोई घर क्लोरोप्लास्ट, तो ऑप्शन ए इसका सही है। क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है ग्रेनम, ग्रेनम के अंदर ये सिक्का थैलेकोइड, थैलेकोइड के अंदर क्लोरोफिल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, ये क्वेश्चन कर रहा है केंद्रक के पास कौन सा ER पाया जाता है। ER मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि अंतःद्रव्ययी जालिका। ये क्वेश्चन यानी ये शब्द जो है आपको शुरुआत के 2-3 क्लास में आप लोग को बहुत ज़्यादा आया है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और आप लोग जानते होंगे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है RER, दूसरा होता है SER। RER का मतलब है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं खुरदरी अंतःप्रद्रव्ययी जालिका। दूसरा है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम कहते हैं चिकनी अंतर्द्रव्ययी जालिका। आप लोग को बताइए खुरदरा क्यों होता है ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम के छोटे छोटे अणु पाए जाते हैं जो प्रोटीन का निर्माण करता है, तो इसीलिए ये खुरदरा लगता है।
और खुरदरा की वजह से इसे कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ठीक है, ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये एकदम चिकना सा पड़ा रहेगा इस तरह से घूम घूम के, इस पर कोई यानी कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, क्या कहते हैं, राइबोसोम, इसमें कोई भी राइबोसोम का झिल्ली जो है इस पर नहीं पड़ा रहेगा, तो ये एकदम स्मूथ लगेगा। और ये करता है वसा का संश्लेषण, ये वसा जिसे लिपिड कहते हैं, फैट कहते हैं, उसका संश्लेषण करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ध्यान रखिए, केंद्रक के पास कौन सा पाया जाता है, ये आपका केंद्रक है, और ये आपके केंद्रक के पास है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि केंद्रक के पास रहता है RER, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहाँ पे प्रोटीन बनता है, क्योंकि केंद्रक को प्रोटीन की आवश्यकता है, इसीलिए केंद्रक के पास स्थित रहता है ये। और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि ये चिकनी अंतःद्रव्यीय जालिका है। सॉरी ये नहीं, ये तो गोल्जी बॉडी था। यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ध्यान रखिए, ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये ज़्यादा अस्थायी होता है, और ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये कम अस्थायी होता है, यानी ये जल्दी टूट फूट हो जाता है इसका। तो ध्यान रखने की जरूरत है, केंद्रक के पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि ये प्रोटीन निर्माण करता है, और केंद्रक से दूर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी में ए बी दोनों नहीं होगा, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, गोल्गी बॉडी का अन्य नाम क्या है, जिसे हम हिंदी में गोल्जी बॉडी कहते हैं, यानी गोल्जी क्या कहते हैं, इंग्लिश में गोल्गी लिखा जाता है। ठीक है, तो गोल्जी बॉडी का अन्य नाम, तो देखिए गोल्जी बॉडी का नाम है लिपोकॉन्ड्रिया। आप लोग ध्यान रखें, माइटोकॉन्ड्रिया क्या था, वो प्रोटीन यानी कि ऊर्जा बनाने वाला, यह है लिपोकॉन्ड्रिया। उसके बाद है डिक्टियोसोम, ट्रैफिक पुलिस और सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी, यानी कि गोल्जी बॉडी का ये तीनों नाम है। अब देखिए तीनों नाम क्यों है, तो ये जो डिक्टियोसोम है, अगर पादप में गोल्जी बॉडी पाया जाएगा उसे हम डिक्टियोसोम के नाम से जानेंगे। ठीक है, अगर पादप में गोल्जी बॉडी पाया गया तो वो डिक्टियोसोम होगा, और अगर ये जंतु में है तो उसे हम लिपोकॉन्ड्रिया भी कह सकते हैं या फिर गोल्जी बॉडी भी कह सकते हैं, लेकिन पादप में खास करके डिक्टियोसोम कहते हैं उसे। ट्रैफिक पुलिस, इसके काम ऐसे हैं कि इस वजह से इसे ट्रैफिक पुलिस के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन का जो है डब्बा बनाता है और उसे ट्रेवल के लिए एक अंग से दूसरे अंग तक भेज देता है, इसलिए इसे ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। ठीक है, तो गोल्गी बॉडी का सही आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी इसके नाम है, लिपोकॉन्ड्रिया, डिक्टियोसोम और ट्रैफिक पुलिस, ये तीनों इस गोल्गी बॉडी का नाम है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मानव में अर्धसूत्री विभाजन किस कोशिका में होता है। तो ध्यान रखिए, देखिए अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है सिर्फ व सिर्फ मानव के जनन कोशिका में, बाकी किसी भी कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन नहीं पाया जाता है। फिर कौन सा सूत्री विभाजन पाया जाता है, तो और सारे कोशिका में पाया जाता है समसूत्री विभाजन। अब समसूत्री विभाजन क्या होता है, देखिए अगर हम सबसे पहले अर्धसूत्री विभाजन ही समझ लेते हैं, क्योंकि इसका सही आंसर अर्धसूत्री विभाजन है। अर्धसूत्री विभाजन, मान लीजिए कि माता का जो गुणसूत्र है वो है XX, पिता का गुणसूत्र है X और Y। तो ये जो बच्चे में जो गुणसूत्र जाने वाला है, तो बच्चे में गुणसूत्र जाएगा, एक X जाएगा और दूसरा हो सकता है इसमें से X चले जाए या फिर हो सकता है इसमें से Y चला जाए। अगर X और Y चला गया तो ये जो बच्चा जो जन्म लेगा ये होगा बॉय, ठीक है, ये लड़का होगा। और अगर इसमें से एक X आया और दूसरा भी X ही आ गया, यानी कि ये जो माता की कोशिका है उसमें से X आया, यानी X गुणसूत्र आया, और पिता के कोशिका से भी X गुणसूत्र आ गया, तो ये जो जन्म लेने वाली बच्ची है उसका ये हो जाएगा गर्ल। ठीक है, ये गर्ल हो जाएगी। तो ध्यान रखिए, तो इसमें क्या था, दो कोशिका यानी कि दो गुणसूत्र ये था, दो गुणसूत्र ये था, और जो बन के जो गुणसूत्र आया वो मात्र दो ही गुणसूत्र आया, यानी कि दो दो चार गुणसूत्र मिल करके मात्र दो गुणसूत्र का निर्माण हुआ। चार गुणसूत्र मिला XX XY, इन चारों गुणसूत्र का मिल करके सिर्फ व सिर्फ दो गुणसूत्र का निर्माण हुआ, तो यही होता है अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री में क्या होगा, अगर चार गुणसूत्र से डिवाइड हुआ तो चार ही बनेगा, 8 से डिवाइड हुआ तो 8 बनेगा, 10 से डिवाइड हुआ तो 10 बनेगा। लेकिन अगर ये जनन कोशिका में इस तरह से होने लगे समसूत्री विभाजन, तो सोचिए क्या होगा, अगर इसमें से भी 2X चला गया, इसमें से भी 2Y चला गया, तो ध्यान रखिए 2X जाएगा तो एक लड़की, 2Y गया एक लड़का, और दोनों अगर मिक्स हो गया तो सोचिए 2 ठो दिमाग होगा, 4 ठो आँख होने वाला है, 2 नाक 2 मुँह, इस तरह से समझिए उसके 8 हाथ पैर हो जाएंगे, यानी कि 2 पैर 2 हाथ हो जाएंगे। इसीलिए मानव जनन में जो है वो अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है, ताकि एक ही सड़ आए, 2 ही पैर आए, 2 ही हाथ आए। लेकिन बाकी सब में समसूत्री विभाजन होता है। मान लीजिए कि आपका हाथ कहीं कट गया है,
तो वहाँ पे जो फिर उस कटे हुए भाग को भरने के लिए होगा, वहाँ पे समसूत्री विभाजन होगा। अगर वहाँ अर्धसूत्री विभाजन हो जाए तो आधा कटा हुआ भरेगा, आधा वैसने रह जाएगा। इसीलिए मानव शरीर में हर जगह समसूत्री विभाजन होता है, लेकिन जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, और ये बहुत आवश्यक है। अगर थोड़ा भी समसूत्री हो गया तो समझ जाइए वो तो या तो बहुत बड़ा राक्षस का रूप लेने वाला है, या फिर वो सर्वाइव ही नहीं करेगा। सबसे तो यही है, यानी कि वो सब सर्वाइव नहीं कर पाएगा, जी नहीं पाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है यकृत की कोशिका। ध्यान रखिए, यकृत की कोशिका मोस्ट डिवाइडेड कोशिका है, यानी कि सबसे अगर ज़्यादा कोशिका विभाजन कहीं होता है तो वो होता है यकृत की कोशिका में। यानी यकृत के कोशिका में सबसे ज़्यादा डिवीजन होता है। अगर मान लीजिए आपको यकृत किसी को दान करना है तो इस तरह से यकृत आपका होता है, उसमें से आधा काट करके दे दीजिए, 2-4 महीना में आपके पास फिर से नया यकृत बन जाएगा, और जिसको काट के दीजिएगा उसका आधा हिस्सा भी अपना यकृत बना लेगा। यानी कि ये अमीबा जैसे अपना डिवाइड करता है। जैसे अमीबा को नहीं, एक ठो अमीबा है, उसको बीच से तोड़ दीजिए तो वो 2 ठो अमीबा की तरह निर्माण कर लेता है। एक सेकेंड, हम इसको साफ कर लेते हैं। उसी तरह यकृत कोशिका जो है ये भी अपने आप को इतना जल्दी ग्रो करता है कि ये डिवाइड हो करके यानी कि पूरा का पूरा यकृत का निर्माण फिर से कर लेता है। इसलिए सबसे ज़्यादा डिवीजन क्षमता यानी कि सबसे ज़्यादा जो विभाजन होता है वो यकृत कोशिका में होता है। तंत्रिका कोशिका हमारे ब्रेन में और हमारे स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं, और इस कोशिका में ना के बराबर डिवीजन होता है। ना के बराबर क्यों करें? क्योंकि इसमें बहुत ही कम डिवीजन होता है, बहुत ही कम। बाय चांस हो सकता है डिवीजन हो जाए, और नहीं हो तो नहीं भी है। इसीलिए आपने सुना होगा किसी को मस्तिष्क में चोट लग जाने के बाद जो है उसको अगर खून जम गया या फिर कुछ अंदर में कुछ ऐसी बीमारी हो गई तो वो ठीक नहीं होता है। कारण क्या है? उसमें डिवाइड होता ही नहीं है। डिवाइड यानी ठीक होने के लिए क्या है? अगर मान लीजिए आपके पास ये कोई कोशिका है, इसमें कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए ये महीना 2 महीना में मर जाएगा, नया कोशिका जन्म लेगा, उसमें बीमारी नहीं रहेगा। लेकिन तंत्रिका कोशिका में क्या होता है? ये कोशिका विभाजित होता ही नहीं है। जो कोशिका बना आपके जन्म से वो कोशिका आपके वृद्धावस्था तक रहेगा। हाँ, कुछ कुछ कोशिका है जो थोड़ा बहुत विभाजित करता है, लेकिन इतना विभाजित नहीं करता है कि आपके रोग को ठीक कर पाए या फिर कुछ और कर पाए। इसलिए सबसे कम कोशिका विभाजन तंत्रिका कोशिका में होता है, और सबसे ज़्यादा यकृत में होता है। इनमें से कोई तो इसके हिसाब से आंसर गलत हो गया। देखिए, मानव में अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिका में होता है। ध्यान रखिए, जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन, अब बाकी सारी कोशिका में समसूत्री विभाजन, ठीक है। यकृत कोशिका सबसे ज़्यादा डिवीजन, और तंत्रिका कोशिका ना के बराबर डिवीजन। तो याद रखिए, इसका ए सही है। चलिए, यह है आज का लास्ट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन क्या कर रहा है? बच्चे का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? आप में से जितने भी बच्चे पढ़े होंगे तो उसमें कई बार आपको ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में ये क्वेश्चन मिला ही होगा कि बच्चे में लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है। तो इसका सही आंसर है पिता के गुणसूत्र। आप लोग जो पहली बार पढ़ रहे हैं ये आप थोड़ा सा शॉक हो सकते हैं कि पिता गुणसूत्र से कैसे होगा, क्योंकि आपने गांव में देखा है कि अगर किसी को 2-4 या बेटी ही हो रही है तो उसको क्या करते हैं कि उसके घर वाले जो है वो औरत को दोष देती है कि इसके यानी कि इसका बेटा नहीं हो रहा है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार वो औरत नहीं है, बल्कि उसके लिए जिम्मेदार उसका यानी कि वो पिता है, यानी कि जिसकी वजह से यानी कि पुत्र का जन्म नहीं हो पा रहा है। क्योंकि देखिए, मादा में तो ये निश्चित है एक्स ही एक्स कोशिका होगा, और पुरुष में क्या होगा? एक एक्स होगा, दूसरा वाई होगा। अब जाने के लिए मादा में से तो हमेशा ही एक्स ही कोशिका आने वाला है, लेकिन ये जो पुरुष कोशिका है यानी पुरुष क्रोमोसोम है, इसमें से एक्स भी आ सकता है और वाई भी आ सकता है। अगर इस एक्स के साथ एक्स आ गया तो बेटी होगी, अगर इस एक्स के साथ वाई आ गया तो बेटा होगा। इसीलिए लिंग निर्धारण के लिए यानी जन्म लेने वाला बच्चा होगा या बच्ची होगी, इसका निर्धारण पिता का गुणसूत्र करता है, माता का गुणसूत्र नहीं। ये बात आप लोग ध्यान से रखिए, और इस बात को आप थोड़ा सा अपना समाज में इसको जागरूकता फैलाइए कि बच्चे का ये बेटा होने वाला है या बेटी, इसके लिए जिम्मेदार पिता है, ना कि माता। ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन आपके सामने हम लाए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिता के गुणसूत्र बच्चे का लिंग निर्धारण करता है, ठीक है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब ने मुझे इतना देर तक झेला। और अगर आपको इसमें से आपको चाहिए PDF तो जाइए आप टेलीग्राम पे, वहाँ सर्च करिए वहाँ सर्च करिए आप विद्याग्राम बाय GM सर। आपको वहाँ पे टेलीग्राम आ जाएगा, वहाँ ज्वाइन हो जाइए और सारा का सारा PDF आप ले सकते हैं। या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के वहाँ लिंक है, वहाँ क्लिक करके आप सीधे तौर पर पहुँच सकते हैं। तो जो आपको आसान लगे वो करिए और टेलीग्राम पे पहुँच जाइए, और बार बार रिवीजन करते रहिए और अपना ध्यान रखिए। चलिए, आज हम आप लोग से विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।